नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मुख्य खबर जिला गाजियाबाद के ग्राम निवाड़ी में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार गौतम जी ने किया एक कार्यक्रम का आयोजन, जिस कार्यक्रम में बताया गया कि सरकार से जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए मिल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के सभी रास्ते बताए ज्ञानेंद्र गौतम जी ने। और ज्ञानेंद्र गौतम जी पिछले 12 वर्षों से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जो कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ चुके हैं सब, क्योंकि आपके लिए कर दिया है, बिल्कुल जो समाज के लिए बिल्कुल सब कुछ समाज को दे चुके हैं। उनके पास कोई कमी नहीं है, उनके पेटों की दो जॉब है, दो योजनाओं के लिए वो सरकार से लड़ते हैं, आपके लिए अधिकार मनवाते हैं सरकार से। क्योंकि अभी उन्होंने बहुत कुछ ज्ञापन दिया है। गाजियाबाद में 12 राज्यों में संगठन काम कर रहा है, क्योंकि हमारे महासचिव जी भी हैं, तो वे भी बहुत संघर्ष करते हैं। और ये तो हमें गर्व की बात है, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्योंकि मेरठ में ही है, 12 राज्यों में उन्हें टाइम भी नहीं मिलता, 12 राज्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। और जो कि भारत सरकार का एक ट्रेनिंग सेंटर है ग्रेट नोएडा, क्योंकि विदेशों को भी उसको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें सामाजिक सुरक्षा वहां से बना था सन 2016 में। और मैं अभी सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया। जैसे ये संगठन जो है आपका मतलब किन किन मुद्दों के लिए काम करता है? ये मजदूरों की किसी भी प्रकार की समस्या हो, उस समस्या को सरकार के सामने रखना और हल कराने की मांग करना, और जो सरकार के द्वारा चलाई हुई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को समाज में जाकर बताना और ग्रास रूट लेवल पर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में अधिकारियों के साथ मिलकर मदद करना। सर, कभी कभी हम हमारी जो टीम कवरेज करती है गांव देहातों में जाकर कि जो मजदूर तबके के लोग हैं, मतलब उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, उस बारे में क्या कहना? हाँ, उसमें यह है कि सरकार देना नहीं चाहती हैं, घोषणाएं बहुत करती हैं। हमारा संगठन इस पे पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है। हमारा संगठन गांव लेवल तक अपना संगठन खड़ा करके हम हर गांव में उस वंचित व्यक्ति को, जिसको अधिकार नहीं मिल पाए हैं, उसके अधिकारों को, वो किस योजना के लिए पात्र है, उसके लिए हमारे साथी गांव-गांव में जाकर उनका चयन करते हैं और अधिकारियों से मिलकर उनको पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे कि सर, हमारी एक टीम जो मतलब जनपद मेरठ में टूडा ऑफिस गई थी जी, वहाँ पर जो मतलब मकान बनवाने के नाम पर जो मतलब कहने का तो मतलब जो मतलब भ्रष्ट सिस्टम चल रहा था, जैसे कि किसी 50,000, किसी 20,000, किसी 10,000 रुपये, जो कि मजदूर तबके के लोग होते मकान बनवा लेंगे। कोई अमीर लोग तो मकान बनवाता नहीं, गरीबी सब बनवाते। तो उस बारे में क्या कहेंगे सर? उसमें मेरा ये कहना है कि गरीब लोग जो पात्र हैं, डूडा से केवल शहर में जो गरीब लोग हैं उनके मकान बनाए जाते हैं। उसकी शिकायत हमारे पास आई, कई बार अधिकारियों को कंप्लेंट की गई और उसमें पुनः जांच कराई गई, और उसके बाद भी हम समझते हैं कि उसके लिए हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। जो साथी उसमें पैसा देते हैं वो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें सीधे अधिकारियों से मिलना चाहिए, हम जैसे समाज सेवी लोगों से, संस्थाओं से मिलना चाहिए और उनको अपना काम कराने में सहयोग लेना चाहिए। सर, कि जैसे कि क्या नाम है, ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिक कार्ड या ई श्रम कार्ड बने हुए हैं, कभी कभी उस कार्ड के द्वारा भी जो योजनाएं सरकार ने घोषणा दे रखी है, उन योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता मजदूरों को। उस बारे में क्या कहें? उसके बारे में ये मेरा कहना है कि सरकार उसमें विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं देती हैं और हमारे साथी गांव-गांव जाकर लोगों को बताने का काम करते हैं।
लेकिन जो योजनाएं हैं वो मिल नहीं पा रही हैं, और जो योजनाएं हैं उनको सरकार ख़त्म करती जा रही है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है। मैं सरकार से ये बात रख रहा हूँ लगातार ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार द्वारा जितनी बनाई हुई योजनाएं हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने योजना चालू कर रखी थी, वो सारी योजनाएं लागू रहनी चाहिए। जैसे श्रम विभाग से सोलर लाइट की योजना थी, उसमें श्रमिक भाइयों से 250 रुपये की रसीद कटवा करके सरकार ने बहुत सारे आवेदन लिए, लेकिन अब उनको वो लाइटें मिल नहीं रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने बांटी थी, लेकिन इस सरकार में वो लाइटें नहीं मिल पा रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सोलर लाइट योजना और साइकिल योजना और चिकित्सा योजना और बच्चों की पढ़ाई की योजना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है शिक्षा। हम चाहते हैं कि मज़दूरों के बच्चों को जो शिक्षा के लिए योजना है वो लागू रहनी चाहिए। इसी तरह से मज़दूरों के बच्चे की शिक्षा के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे थे, उसमें हमने 2008 से हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और तभी से ये पंजीकरण का काम शुरू हुआ था। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि मज़दूर के बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे। उसको ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने हर मंडल में एक विद्यालय नवोदय की तर्ज पर भवन निर्माण श्रमिक जिनके पंजीकरण हैं उनके बच्चों के लिए बनाने का प्रस्ताव किया था, पास किया था। लेकिन वर्तमान सरकार के पिछले 5 साल निकल जाने के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने, हमारे संगठन ने और अन्य संगठनों ने जब आवाज़ उठाई, तो आज मज़दूरों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक विद्यालय बनकर तैयार हो रहा है। ये मेरठ मंडल है, यहाँ की बात करूँ तो बुलंदशहर ज़िले के अंदर वो विद्यालय बन रहा है, और नेक्स्ट वर्ष से वहाँ पर बच्चों के एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। सर, जैसे कोई मजदूर है, कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए भी आपका संगठन क्या करता है? अगर कोई मज़दूर है और उसके साथ घटना घट जाती है, अगर ऑन साइड घटना घटती है, तो साथियों भवन निर्माण श्रमिकों के लिए उसका पोस्टमार्टम और एफआईआर होनी चाहिए। उसको 5,25,000 रुपये की सरकार से राशि मिलती है, जिसको हम संज्ञान में लेकर उन्हें दिलाने में मदद करते हैं। अगर किसी मज़दूर की सामान्य मृत्यु हो जाती है, उसको भी 2,25,000 रुपये मिलते हैं। वहाँ भी हमारे साथी गांव-गांव में जाकर उनकी मदद कराने का काम करते हैं। सर, एक हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि जो मतलब गांव में सरकारी स्कूल होता है, जूनियर या प्राइमरी स्कूल होते हैं, उसमें जो मतलब सफाई कर्मचारी की व्यवस्था के लिए कोई कर्मचारी नहीं रखा गया सफाई के लिए, और उसमें बच्चों से जो मतलब झाड़ू लगवाई जाती है, उस बारे में क्या कहना है? ये पूरे प्रदेश में लागू? वैसे तो ज़्यादातर स्कूलों में सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसा मामला सामने आता है कि बच्चे से झाड़ू लगाई जा रही है, तो वहाँ एफआईआर दर्ज होगी, और वहाँ उस स्कूल का प्रधानाचार्य उसमें दोषी माना जाएगा। हमारे साथ में काफ़ी मज़दूर जुड़ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि 12 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 50% ज़िलों में, लगभग मैं समझता हूँ 40 ज़िलों में हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता बन चुके हैं। हमारी टीम हर गांव-गांव में जाकर अपने कार्यकर्ता बना रही है, और उद्देश्य यही है कि मज़दूरों को उनका लाभ मिले। लेकिन जुड़ने के लिए और कुछ नहीं करना है। हमारे संगठन में अपना आधार कार्ड और फ़ोटो देंगे, और उसकी सदस्यता शुल्क 10 रुपये से लेकर ऊपर वो मेंबरशिप में 1000 रुपये तक कुछ भी दे सकता है, जो जैसे उसकी इच्छा है। मतलब जैसे कि आपके संगठन में ऐसा तो नहीं कोई मतलब जातिवाद सिस्टम हो के हर समाज का व्यक्ति जुड़ा? हमारा संगठन ने नारा दिया है, जाति है ना पाती है, हर मज़दूर हमारा साथी है। हमारे यहाँ हर जाति के मज़दूर के लिए आवेदन कर सकता है, मेंबर बन सकता है। और हमारा संगठन केवल भवन निर्माण ही नहीं, खेती हर मजदूर हो, चाहे घरों में काम करने वाली महिलाओं हों, हमने उनके लिए भी अधिकार की मांग की है। हम कहते हैं जो हमारी बहनें स्कूलों के अंदर खाना बना रही हैं, आशा का काम कर रही हैं, और आशा बहनें आंगनवाड़ी और हमारी मानती है तो उनका न्यूनतम वेतन लागू करे। उनको 1,500 रुपये देते हैं, और वो भी सालों में जाकर देते हैं। उससे कैसे उनका परिवार चलेगा? तो हमारी ये सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि हमारी आशा बहनें, हमारी भोजन माताएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बहनें, उन सबको भी सरकार न्यूनतम वेतन लागू करे। और साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश का संविधान जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा लिखित है, वो इस देश के हर नागरिक को
बराबर की संज्ञा देता है, समानता बंधुत्व की संज्ञा देता है। लेकिन इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा मजदूर तो 50,000 रुपये महीना लेता है, लेकिन हमारा एक ग्रेजुएट भाई जो सरकारी नहीं है, प्राइवेट काम करता है, उसको सरकार 9,000 रुपये क्यों देती है? इसकी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सरकारी भाई हैं उनके बराबर हमारे जो संविदा पे भाई हैं या हमारे खुला वेतन लेते हैं, उनकी भी झाड़ी उनके बराबर होनी चाहिए। और हमारा संगठन इसके लिए लगातार आवाज़ उठाता रहेगा। और जितनी योजनाएं सरकार की पूर्ण चल रही हैं उनको अगर सरकार काटेगी तो हम आंदोलन करेंगे। संविधान बराबरी देता है, हम सबको बराबरी चाहिए। कुछ जगह देखने को मिला है कि हमारी बहनों को मजदूरी कम मिलती है, भाइयों को ज़्यादा मिलती है, जबकि हमारा संविधान और लेबर कानून बराबरी का अधिकार देता है। अगर ऐसी कहीं शिकायत मिलती है तो हम चाहेंगे कि हमें बताया जाए और अधिकारियों से भी चाहेंगे कि वो इस पर एक्शन लें, सभी को बराबर वेतन दें। दूसरा एक और बात कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा है कि मजदूरों से 12 घंटे काम लिया जाएगा। हमारा संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है और अब हम हर जिले में जा कर के, आज हम गाजियाबाद जनपद में बात कर रहे हैं, अभी पिछले महीने हमने मेरठ जनपद में बात की थी। हम बहुत जल्द अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी ये अपना सम्मेलन कर करके ये बात रखनी चाहते हैं सरकार के सामने कि अगर आप 12 घंटे काम लागू कराना चाहेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे, हम सड़कों पर आएंगे और हम इसे लागू नहीं होने देंगे। एक और कानून सरकार पास करना चाहती है कि जो मजदूर की मजदूरी नहीं देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो वो सज़ा नहीं, वो जेल नहीं जाएगा। हम ऐसे कानून का भी विरोध करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार को कि ऐसे कानून लागू किए तो हमारा संगठन पुरजोर विरोध करेगा और इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देगा। और मजदूरों के लिए समानता चाहते हैं, हर कीमत पर उनको समानता मिलनी चाहिए। जहाँ भी देखेंगे कि उनको समानता नहीं है तो हम खड़े होंगे, हर जगह विरोध करेंगे। बहुत जगह देखने को मिलता है मजदूरों से काम करा लेते हैं, उनका पैसा नहीं देते हैं, उन पर चोरियां लगा देते हैं। ये मानसिकता बदलें लोग। जो मजदूर हैं वो इस देश का भविष्य है। इस देश को विकसित और विकासशील बनाने में हमारे मजदूर भाई बहनें काम करते हैं, उनकी वजह से हमारा देश तरक्की करता है। तो मैं सरकार के लोगों से, सरकार के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों से कहना चाहूँगा कि इधर ध्यान दिया जाए और ये देश के अंदर जो आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं इनको रोकने का भी काम करें। जैसे देखा जाता है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, हमारे मजदूर भाई किसी भी जाति के हो सकते हैं, हम उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसके लिए हर तरह से खड़े हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम मजदूरों की आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपने हमें सहयोग किया, हम आप सब मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।